नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है शिक्षक भर्ती के प्लेटफॉर्म यूट्यूब फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करेंगे आपके बाल विकास प्रैक्टिस पेपर अभ्यास प्रश्न पत्र नंबर 21 बाई जायसवाल सर की बात करेंगे। आज के अभ्यास प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके जो पिछले एग्जाम हुए एमपी टेट के वर्ग 2 के, उससे रिलेटेड, उससे संबंधित ही यहाँ पे किया गया है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। क्योंकि आपका जो लेवल वर्ग 2 में आया है उससे थोड़ा लेवल कम किया गया है, क्योंकि अब एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और यहाँ पे कंपटीशन भी बहुत ही टफ है, तो उस लेवल की तैयारी भी करना है। तो ये 30 महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे जो बिल्कुल एकदम नए, फ्रेश और ताज़े प्रश्न हैं, जो सिलेक्शन के लिए संभावित प्रश्न हैं और इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। और आप लोग ये भी बताइएगा कि 30 में से इस प्रैक्टिस पेपर अभ्यास प्रश्न में से आप लोगों का फीडबैक कितना है, आप लोगों का स्कोर कितना है। तो चलिए देर न करते हुए इस अभ्यास प्रश्न पत्र, इस अभ्यास प्रैक्टिस पेपर को शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है। जब विद्यमान है, विश्वसनीय है तथा इस ज्ञान को प्राप्त करना ही अधिगम है, कौन सा संप्रदाय इस कथन को स्वीकार नहीं करता? जी हाँ, क्या दिया गया है? ज्ञान विद्यमान है, विश्वसनीय है तथा इस ज्ञान को प्राप्त करना ही अधिगम है, कौन सा संप्रदाय इस कथन को स्वीकार नहीं करता? व्यवहारवाद, संज्ञानवाद, या आपका गेस्टाल्टवाद या संरचनावाद? सभी यहाँ पे कमेंट कीजिएगा, प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु। तो जब विद्यमान है, ज्ञान जो है विद्यमान है, विश्वसनीय है तथा इस ज्ञान को प्राप्त करना ही अधिगम है, इसे जो है, इस कथन को आपका जो संरचनावाद संप्रदाय है यह स्वीकार नहीं करता है। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न क्या दिया गया है यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा तत्व जो है संप्रेषण का तत्व नहीं है? संप्रेषण का अधिगम की बात कर रहे हैं, संप्रेषण श्रृंखला की बात कर रहे हैं, या आपके संप्रेषण उद्देश्य की बात कर रहे हैं, या संप्रेषण के नियोजन की बात कर रहे हैं। तो कौन सा तत्व जो है संप्रेषण का तत्व नहीं है? नेगेटिव, नकारात्मक प्रश्न पूछा गया है। सभी यहाँ पे कमेंट कीजिएगा, प्रत्येक शिक्षक बंधु, भाई बहन, गृहिणी संप्रेषण तत्व की बात कर रहे हैं। देखिए, संप्रेषण का माध्यम, संप्रेषण की श्रृंखला, संप्रेषण का उद्देश्य, ये तीनों आपके तत्व जो है संप्रेषण के तत्व है। लेकिन आपका जो संप्रेषण का नियोजन है, ठीक है, ये हमारा संप्रेषण का तत्व नहीं होता, यानी नियोजन करना तत्व नहीं होता है। क्या तत्व होता है? संप्रेषण का माध्यम, श्रृंखला और उद्देश्य होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न क्या दिया गया कि अध्यापक के व्यक्तित्व के विकास में बाधक तत्व है? सामाजिक परिवेश का ज्ञान, सांस्कृतिक अनुभव, कल्पना शक्ति का भाव, या उच्च मानसिक क्षमता की बात करेंगे। प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा। जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, टीटी एग्जाम को क्रैक करना, एग्जाम को फतेह करना, सभी कमेंट कीजिएगा। तो अध्यापक के व्यक्तित्व के विकास में जो बाधक तत्व होता है, ठीक है, वह कहता है कल्पना शक्ति का अभाव। जो कल्पना शक्ति का अभाव होता है, यह अध्यापक के व्यक्तित्व के विकास में बाधक तत्व होता है। बाकी सामाजिक परिवेश का ज्ञान, सांस्कृतिक अनुभव और उच्च मानसिक क्षमता, ये विकास में, ठीक है, बाधक नहीं होते हैं, सार्थक होते हैं। लेकिन कल्पना शक्ति का अगर अभाव है तो ये क्या हो जाएगा? बाधक तत्व कहला जाएगा। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न जो दिया गया है आप लोगों के स्क्रीन पर है कि कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम का लाभ है। आप सभी जानते हैं, ठीक है, कंप्यूटर का ज़माना चल रहा है, नेट का ज़माना चल रहा है, इंटरनेट का ज़माना चल रहा है। तो कंप्यूटर सहायता प्राप्त जो अधिगम का लाभ होता है, अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहती है। यह उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है, यह प्रतिभाशाली छात्रों के लिए उपयोगी है, यह शिक्षार्थी अपनी गति के अनुसार सीखता है। तो आप सभी जानते हैं कंप्यूटर सहायता प्राप्त जो अधिगम का लाभ होता है, बेनिफिट होता है, वह शिक्षार्थी अपनी गति के अनुसार सीखता है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप सभी शिक्षक बंधु अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। आइए बात करते हैं पांचवें प्रश्न की। मानव संस्कार अथवा क्षमता में परिमार्जन जो धारण किया जा सकता है तथा जो वृद्धि की प्रक्रिया के ऊपर ही आरोपित नहीं है, यह कथन किनका है? कथन को रिपीट करेंगे। क्या कथन दिया गया है? मानव संस्कार तथा क्षमता में परिवर्तन जो धारण किया जा सकता है तथा जो वृद्धि की प्रक्रिया के ऊपर ही आरोपित है, ये कथन आपके जीन पियाजे जी का है, गेने का है, स्टनबर्ग का है, या कोहलवर का है? सभी कमेंट कीजिए अगर आपको पता है। बेस्ट 30 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। तो ये जो कथन आपके गेने महोदय जी का है, गेने महोदय जी ने कहा है कि मानव संस्कार अथवा क्षमता में परिमार्जन, मानव संस्कार अथवा क्षमता में परिवर्तन जो धारण किया जाता है
तथा जो वृद्धि की प्रक्रिया के ऊपर ही आरोपित नहीं है, यह कथन गेने जी का है। छठवां प्रश्न क्या दिया गया है? किशोरावस्था में मानसिक या बौद्धिक विकास होता है, बहुत शीघ्रता से एवं बहुत अधिक मात्रा में होता है, अधिक मात्रा में लेकिन धीरे धीरे, बहुत कम मात्रा में लेकिन शीघ्रता से या अधिक तेजी से एवं कम मात्रा में होता है। सभी कमेंट कीजिएगा। तो किशोर अवस्था की बात कर रहे हैं। किशोर अवस्था में मानसिक बौद्धिक का जो विकास होता है साथियों, बहुत शीघ्रता से एवं बहुत अधिक मात्रा में होता है। पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी कमेंट कीजिएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न, सातवें प्रश्न की, जो आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। शिक्षा में आईसीटी के उपयोग के संदर्भ में कौन सा कथन गलत दिया गया है? कि बड़ी संख्या में शिक्षार्थी को शिक्षा से जोड़ना संभव होगा, अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहेगी, अध्यापक की भूमिका सहजकर्ता के रूप में रहेगी, या शिक्षा ज़्यादा प्रभावी होगा। देखिए, एक निगेटिव नकारात्मक प्रश्न, देखिए गलत का मतलब क्या होता है? निगेटिव ही हो गया, निगेटिविटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहेगी, नहीं रहना मतलब ये भी निगेटिव दिया गया है। ठीक है, तो आईसीटी के शिक्षा में आईसीटी के उपयोग के संदर्भ में ये कथन गलत दिया गया है कि अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहेगी। बाकी आपका जो पहला ऑप्शन दिया गया है कि बड़ी संख्या में शिक्षार्थियों को शिक्षा से जोड़ना संभव, यह कथन सत्य दिया गया है। ठीक है, अध्यापक की भूमिका सहजकर्ता के रूप में रहेगी, बिल्कुल सही दिया गया है। शिक्षा ज़्यादा प्रभावी होगी, ये भी सही दिया गया है। ठीक है, तो निगेटिव आपका प्रश्न था, तो निगेटिव ऑप्शन आपने बी चूज कर लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आईसीटी अर्थात शैक्षिक प्रौद्योगिकी की बात करेंगे। शैक्षिक प्रौद्योगिकी के क्या लक्षण होते हैं? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता को बढ़ाता है, शिक्षण प्रक्रिया को उद्देश्यपूर्ण बनाता है, और वैज्ञानिक उन्नति आधुनिक अनुशासन पर आधारित होता है, वैज्ञानिक ज्ञान के अनुप्रयोग के आधारित पर होता है, शिक्षण पद्धति के आधुनिक तरीके के उपयोग पर जोर देता है, और पर्यावरण को नियंत्रित करके सीखने को प्रोत्साहित करता है। ये छात्रों को वास्तविक जीवन का अनुभव प्रदान करके शिक्षा की रोचक बनाता है। तो ये आपके शैक्षणिक प्रौद्योगिकी के लक्षण हैं। आईसीटी की बात करेंगे। ठीक है, आईसीटी के उपयोग के संदर्भ में ये महत्वपूर्ण है, इनसे संबंधित भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए हमने डिटेल के साथ आपको बता दिया है। नॉलेजेबल वीडियो है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आठवां प्रश्न है, किस अवस्था में बालक में परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय होता है? बाल्यावस्था पर, किशोरावस्था पर, उत्तर बाल्यावस्था पर, पूर्व बाल्यावस्था पर। जायसवाल सर, आप सभी ने अगर भरोसा किया है तो जायसवाल सर आपके लिए इतनी दिन रात इसीलिए मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि हो सके। प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु का जो सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, वो सपना साकार हो सके, इसलिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। एग्जाम के पहले जितनी कोशिश हो सके उतनी आपकी तैयारी बेस्ट करने की। चलिए इस प्रश्न का उत्तर जान लेते हैं। किस अवस्था में बालक से परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय होता है? वह होता है किशोरावस्था। जी हाँ, किशोरावस्था में बालक से जो है, बालक बालिका शिक्षार्थी से विद्यार्थी से परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय होता है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? 9 नंबर प्रश्न जो आप लोगों के स्क्रीन पर है। अभिक्रमित अधिगम मॉडल के जनक हैं आपके आशुबेल हैं, जीन पियाजे जी हैं, हल हैं, या स्किनर महोदय जी हैं। सभी कमेंट कीजिएगा। देखिए, बात किसकी की जा रही है? अभिक्रमित अधिगम मॉडल के जनक की बात कर रहे हैं। तो आपके अभिक्रमित मॉडल के या अभिक्रमित अधिगम मॉडल के जो जनक कहलाते हैं वह आपके स्किनर महोदय जी कहलाते हैं। डी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अभिक्रमित अनुदेशन विधि के जनक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक बी.एफ. स्किनर की बात करेंगे। स्किनर ने सीखने की प्रक्रिया का सूक्ष्मता से अध्ययन किया है, और प्रयोगों द्वारा वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि प्रयत्न तथा सफलता प्राप्त करने से सीखने वालों को प्रोत्साहन मिलता है, और वह सीखने में बराबर रुचि भी लेता है। तो हम बात करेंगे बी.एफ. स्किनर, अभिक्रमित अधिगम मॉडल के जनक की बात करेंगे। अगला प्रश्न है साथियों, प्रत्याशा सिद्धांत किसने दिया है? विक्टर ब्रूम ने दिया है, वाटसन महोदय जी ने, बी.एफ. स्किनर ने, या थॉर्नडाइक महोदय जी ने दिया है। सभी कमेंट कीजिएगा। मेरे सभी प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करना, टीटी एग्जाम को क्रैक करना, एग्जाम को फतेह करना और सिलेक्शन 101% पाना, सभी फीडबैक कीजिएगा। तो प्रत्याशा सिद्धांत की बात कर रहे हैं। प्रत्याशा सिद्धांत किसने दिया है? आपके विक्टर ब्रूम महोदय जी ने दिया है। जी हाँ, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत विक्टर ब्रूम द्वारा विकसित किया गया है, और यह सिद्धांत बताता है कि कोई व्यक्ति पिछले प्रयासों के परिणाम के आधार पर व्यवहार का चयन कैसे करता है, परिणाम स्वरूप उन व्यवहारों से क्या परिवर्तन होगा आदि। मूल प्रत्याशा सिद्धांत मॉडल एडवर्ड टोलमैन और कर्ट लेविन ने क्या है, इस कार्य को
उजागर की बात करेंगे। ठीक है, तो मूल प्रत्याशा सिद्धांत मॉडल एडवर्ड टोलमैन और कर्ट लेविन के कार्य से उजागर हुआ है। तो अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत विक्टर मूंग द्वारा विकसित किया गया है। आपने इसको डिटेल के साथ समझा, जाना। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। स्वप्रत्यय विकसित होता है, स्वधारणा से होता है, लोगों की धारणा से होता है, स्वधारणा तथा लोगों की धारणा से होता है या बुद्धि से होता है? प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु कमेंट कीजिएगा। बेहतरीन प्रश्न चल रही है, बेहतरीन तैयारी चल रही है। ऐसी तैयारी हो सकता है आपके किसी यूट्यूब चैनल, किसी भी यूट्यूब परिवार पर मिल सकती है, क्योंकि हम यहाँ पे बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, बेस्ट क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं, आपके संभावित प्रश्न लाने की कोशिश करते हैं। संप्रत्यय जो विकसित होता है साथियों, वह स्वधारणा तथा लोगों की धारणा से होता है। ठीक है, और ये भी प्रश्न आ सकता है कि स्व प्रत्यक्षीकरण एवं लोगों के प्रत्यक्षी द्वारा विकसित होता है, तो क्या विकसित होता है? स्व प्रत्यय विकसित होता है। ठीक है, स्व प्रत्यक्षीकरण में लोगों के प्रत्यक्षीकरण क्या विकसित होता है? तो वह स्व प्रत्यय। ये भी आपको ध्यान देना। तो किसी टाइप में, दोनों टाइप्स में प्रश्न को उत्तर को प्रश्न बनाकर पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ब्रूनर के सिद्धांत से नहीं है कि नवीन ज्ञान अथवा सूचना को ग्रहण करना, अर्जित ज्ञान का रूपांतरण, ज्ञान की पर्याप्तता की जांच करना या ज्ञान की अपर्याप्तता की जांच करना? देखिए यहाँ पे आपका ब्रूनर के सिद्धांत नहीं है, नेगेटिव नकारात्मक दिया गया है, और नकारात्मक है ज्ञान की अपर्याप्त को जांच करना। अपर्याप्त एक अपने आप में क्या हो जाता है, यहाँ पे नकारात्मक हमें बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ब्रूनर के अधिगम का सिद्धांत प्रमुख रूप से विद्यार्थियों को स्वतंत्र अध्ययन, कार्य व क्रिया करने, खोज करने तथा समस्या समाधान करने संबंधी योग्यताओं और क्षमताओं के विकास को प्राथमिकता दी है। जेरोम ब्रूनर के अनुसार बच्चे अपनी समझ का सामाजिक निर्माण करते हैं और परिवेश और संदर्भ का गहरा प्रभाव होता है। प्रश्न आ सकता है कि इसके अनुसार अपने बच्चे जो है अपनी समझ का सामाजिक निर्माण करते हैं, तो जेम ब्रूनर के अनुसार यह कथन हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चे अपनी समझ का सामाजिक निर्माण करते, किसका कथन है? ब्रूनर महोदय जी का है, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, गोलमैन का नाम जाना जाता है बुद्धि के सिद्धांत के लिए, आध्यात्मिक से बुद्धि के लिए, सामवेगिक बुद्धि के लिए, सामाजिक बुद्धि के लिए जाना जाता है। तो आप भली भांति जानते हैं, समझते हैं कि गोलमैन का जो नाम जाना जाता है वह सामवेगिक बुद्धि के लिए जाना जाता है। जी हाँ, सामवेगिक बुद्धि पद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय अमेरिकी मनोवैज्ञानिक डेनियल गोलमैन को जाता है। वह संवेगिक बुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन भी गोलमैन ने ही किया था। संवेगिक बुद्धि बुद्धिलब्ध से महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पुस्तक के लेखक आपके डेनियल गोलमैन है। प्रश्न आ सकता है कि सांवेगिक बुद्धि बुद्धिलब्ध के महत्वपूर्ण क्यों है, ये प्रश्न आ सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, और ये पुस्तक भी है आपकी। ठीक है, तो इस पुस्तक के लेखक आपके डेनियल गोल महोदय जी हैं। किसी टाइप भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, ब्रूनर के अनुसार निम्न में से कौन सा शिक्षण सिद्धांत नहीं है? औपचारिक शिक्षण सिद्धांत, अनौपचारिक शिक्षण सिद्धांत, वर्णनात्मक शिक्षण सिद्धांत या प्रमाणिक सिद्धांत की बात करेंगे। देखिए, ब्रूनर के अनुसार की बात करेंगे। ब्रूनर के अनुसार शिक्षण सिद्धांत की बात की जा रही है, तो अनौपचारिक शिक्षण सिद्धांत ये ब्रूनर के अनुसार नहीं है। ब्रूनर के अनुसार क्या क्या सिद्धांत है? औपचारिक शिक्षण सिद्धांत है, वर्णनात्मक शिक्षण सिद्धांत है, और आपका प्रमाणिक शिक्षण सिद्धांत है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? अनौपचारिक शिक्षण सिद्धांत नहीं है। 15वां प्रश्न है, जीन पियाजे जी की बात करेंगे। जीन पियाजे जी, कोहलबर्ग, वाइगोस्की, थॉर्नडाइक, ये आपके एमपीटेट में इन्हीं से रिलेटेड ज़्यादातर प्रश्न आएंगे। इन मनोवैज्ञानिक से ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को, कि पियाजे जी के अनुसार किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था प्रारंभ होती है? पूर्व कार्यात्मक, औपचारिक, संवेदी, स्थूल कार्यात्मक। तो हम कई बार जिक्र कर चुके हैं कि जीन पियाजे जी की 4 अवस्थाओं में से किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था प्रारंभ होती है? तो किशोरावस्था की बात करेंगे तो औपचारिक क्रियात्मक अवस्था की बात करेंगे, अर्थात जीन पियाजे जी की चौथी अवस्था 11 से लेकर 15 वर्ष से आगे की अवस्था कहलाती है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष से 11 वर्ष के बाद की अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में किशोर जो होता है मूर्ति के साथ अमूर्त चिंतन करने योग्य हो जाता है, इसलिए इसे तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। तो जीन पियाजे जी की जो चौथी अवस्था है, इसे तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है, और इस अवस्था में मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास होता है। प्रश्न आ सकता है कि जीन पियाजे जी की किस अवस्था में जो है बच्चे जो हैं मानसिक योग्यता उनका पूर्ण विकास हो जाता है? वह आपकी चौथी अवस्था है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था।
और इस अवस्था में बच्चा जो है परिकल्पनात्मक चिंतन पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, चौथी अवस्था में क्या होता है, प्रश्न आ गया कि जीन पियाजे जी की किस अवस्था में परिकल्पनात्मक चिंतन पाया जाता है, वो होगी चौथी अवस्था, औपचारिक या अमूर्त। ठीक है, सक्रियात्मक अवस्था की बात करेंगे, क्रियात्मक अवस्था की बात करेंगे। आई होप सभी शिक्षक बंधु अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। बात करेंगे अगले प्रश्न की। कौन सा शिक्षण सिद्धांत एक विशेषता नहीं है? सीखने की उत्सुकता, ज्ञान को समझना, क्रमशीलता का भाव, पुष्टिकरण। आप देखेंगे यहाँ पे देखिएगा, निगेटिव नहीं मतलब निगेटिव होता है, और क्रमशीलता का भाव पाना निगेटिव आएगा। अभाव मतलब कमी हो गई, तो ये भी कमी मतलब एक निगेटिविटी ही है। ठीक है, तो शिक्षण का सिद्धांत हमें पता भी नहीं है उत्तर, फिर भी हम उत्तर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें ट्रिक आपको होनी चाहिए, ऐसी समझ आपके पास होनी चाहिए। है नहीं तो खोजिए, अपने आप को क्रिएटिविटी बनाइए, क्योंकि सिलेक्शन सर्वोपरि है। तो शिक्षण सिद्धांत की कौन सी विशेषता नहीं है? क्रमशीलता का भाव। और विशेषता क्या है? सीखने की उत्सुकता, ज्ञान को समझना, पुष्टिकरण। ये तीनों आपकी विशेषता है, और सी ऑप्शन विशेषता नहीं है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर। निर्देशन प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए साथियों? उद्देश्य केंद्रित होनी चाहिए, निर्देशककर्ता केंद्रित होनी चाहिए, पाठ्यक्रम केंद्रित होने चाहिए, या बाल केंद्रित होनी चाहिए? सभी कमेंट कीजिएगा। तो निर्देशन प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? निर्देशन प्रक्रिया जो आपकी बाल केंद्रित होनी चाहिए। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि पियाजे जी के 10 से वयम वर्ग 7 से 12 वर्ष की विकास की अवस्था को कहा जाता है। तो सभी जानते हैं जीन पियाजे जी की पहली अवस्था संवेदी, जन्म से लेकर 2 वर्ष संवेदी प्रेरक की अवस्था की बात करेंगे। पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष होता है। तीसरा होता है आपका 7 से 11 वर्ष तक मूल संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, यही आपका हो जाएगा। पियाजे जी के जो ये दिया गया है ना आपका कि 7 से 12 वयम, ये हो जाएगा मूल संक्रियात्मक। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। मनोविज्ञान के किस संप्रदाय में तथ्यात्मक एवं वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन के उपयोग पर बल दिया गया है? मनोविश्लेषणवाद, संरचनावाद, व्यवहारवाद या संज्ञानवाद? सभी कमेंट कीजिएगा। तो मनोविज्ञान के किस संप्रदाय में तथ्यात्मक एवं वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन के उपयोग पर बल दिया गया है? वह आपका व्यवहारवाद पर। जी हाँ, मनोविज्ञान के जो है व्यवहारवाद संप्रदाय में तथ्यात्मक एवं वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन के उपयोग पर बल दिया गया है। बात करेंगे व्यवहारवाद की बात करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। सभी शिक्षक बंधु कमेंट कीजिएगा। आपका प्रत्येक फीडबैक कमेंट सर्वोपरि है, सम्मान है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। एग्जाम को फतेह करना है तो आपका कमेंट, आपका फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है। सभी कमेंट कीजिएगा। कुसंयोजित व्यक्ति कहलाते हैं, देखिए जो कुसंयोजित व्यक्ति होते हैं वह कहलाते हैं जो अधिकतर अनुचित ढंग से द्वंद्वात्मक स्थिति का सामना करते हैं, जो समाज विरोधी गतिविधियों में सहभागिता करते हैं, द्वंद्व को दूर करने में असमर्थ होते हैं, या उपरोक्त सभी। तो कुसंयोजित एक अपने आप में निगेटिव है, और हर ऑप्शन में देखिएगा निगेटिव आपको समझ में आएगा। अनुचित ढंग से द्वंद्वात्मक स्थिति का सामना, ये भी एक आपका निगेटिव ऑप्शन हो गया। समाज विरोधी शब्द, ये भी निगेटिव हो गया। द्वंद्व को दूर करने में असमर्थ होना, असमर्थ भी निगेटिव। तो सारे ऑप्शन निगेटिव है, और प्रश्न भी आपका निगेटिव है। तो कुसंयोजित व्यक्ति कहलाते हैं, ये सभी कहलाएंगे। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, समस्या समाधान स्थिति के लिए संज्ञानवादी मानते हैं इसमें चिंतन प्रक्रिया होती है, यह प्रयास व त्रुटि पर आधारित है, यह पुनर्बलन पर आधारित है, यह उद्दीपन प्रत्युत्तर अनुबंधन है। सभी कमेंट करिएगा। तो समस्या समाधान स्थिति के लिए संज्ञानवादी क्या मानते हैं कि इनमें चिंतन प्रक्रिया होती है। ध्यान दीजिएगा। जी हाँ, समस्या समाधान स्थिति में संज्ञानवादी क्या मानते हैं? इसमें चिंतन प्रक्रिया होती है, क्योंकि समस्या समाधान कोई भी करेगा तो उसे चिंतन प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, इस क्रिया को करना पड़ेगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि तनाव को कम करने तथा अंतर्द्वंद को सुलझाने के प्रत्यक्ष तरीकों में शामिल नहीं है। रुकावट को नष्ट या दूर करना, दूसरा रास्ता निकालना, दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन या निर्णय की बात करें। तो तनाव को कम करना तथा अंतर्द्वंद को सुलझाने के प्रत्यक्ष तरीकों का क्या शामिल नहीं है? अनिर्णय आपका शामिल नहीं होगा, क्योंकि अनिर्णय एक अपने आप में निगेटिव माना जाएगा। आप निर्णय ही नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है, तो आप में कमी है, आप अनिर्णय हैं तो निगेटिविटी हो जाएगा। बाकी रुकावट को नष्ट या दूर कर रहे हैं आप लोग, दूसरा रास्ता निकाल रहे हैं, या दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन है। तो ये तीनों अंतर्द्वंद को सुलझाने के प्रत्यक्ष तरीके हैं, लेकिन अनिर्णय आपका तरीका नहीं है। अगला प्रश्न है कि कौन सा घटक सूचना प्रक्रियात्मक अवस्था से संबंधित नहीं है।
अल्पकालीन स्मृति की बात कर रहे हैं, जीवन पर्यंत स्मृति की बात कर रहे हैं, दीर्घकालीन स्मृति की बात कर रहे हैं, कार्य स्मृति की बात करें। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे शिक्षक बंधु, ब्रदर्स, टीचर्स एंड शिक्षक, सभी कमेंट कीजिएगा। तो कौन सा घटक जो है सूचना प्रक्रियात्मक अवस्था से संबंधित नहीं है? जीवन पर्यंत स्मृति। देखिए, जीवन पर्यंत जो स्मृति होता है सूचना प्रक्रियात्मक अवस्था नहीं होता। सूचना प्रक्रियात्मक अवस्था से क्या संबंधित है? अल्पकालीन स्मृति है, दीर्घकालीन स्मृति है, कार्य स्मृति है, लेकिन जीवन पर्यंत स्मृति। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। संप्रत्यय लब्धि प्रतिमान किसने प्रतिपादित किया है? आपके हिल्डा रावत ने, जेरोम ब्रूनर ने, रिचर्ड सुशमन ने या कार्ल रोजर्स की बात करेंगे। देखिए, संप्रत्यय लब्धि का प्रतिमान जो है किसने आपका प्रतिपादित किया है? तो आपके ब्रूनर महोदय ने किया है। हम इसके पहले प्रश्न पर जिक्र भी कर चुके हैं, संप्रत्यय की बात करेंगे, ठीक है। तो संप्रत्यय लब्धि प्रतिमान की बात करेंगे, जेम्स ब्रूनर की बात करेंगे। आप जानते हैं, ठीक है, कि संप्रत्यय उपलब्ध प्रतिमान में इसका उपयोग करके शिक्षक छात्रों को प्रत्ययों की प्रकृति की सही जानकारी प्रदान करता है। इस प्रतिमान का उपयोग नवीन प्रत्ययों को स्पष्टीकरण एवं व्याख्या करने में प्रभावशाली ढंग से किया जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है। यह कथन किसका है? स्टेनली का है, जर्सील्ड का है, हर्लाक जी का है या इनमें से कोई नहीं? सभी कमेंट कीजिएगा, बेहतरीन प्रश्न पूछा गया है। तो किशोरावस्था वह अवस्था जिसमें बालक परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है, यह कथन आपका जर्सील्ड महोदय जी का है, ठीक है। परिपक्वता जर्सील्ड, ठीक है, अपने आप में एक दोनों से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। किशोरावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है। यह 12 से 18 वर्ष तक का अवस्था मानी जाती है। इस अवस्था में किशोर ना तो बालक होता है और ना ही प्रौढ़ होता है। प्रश्न आ सकता है, ऐसी अवस्था बताइए जिसमें बालक ना तो किशोर हो और ना ही प्रौढ़ हो, वह अवस्था कहलाती है। सभी लोग बताइए। किशोर ना तो बालक होता है ना ही प्रौढ़ होता है, ठीक है। और जर्सील ने किशोरावस्था की परिभाषा देते हुए लिखा है कि किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें मनुष्य बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है। प्रश्न आ सकता है कि किशोरावस्था वह अवस्था जिसमें मनुष्य बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है, किसका कथन है? आपका जवाब होना चाहिए जर्सील्ड का कथन है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। आगमन चिंतन के विकास के लिए श्रीमती टाबा ने कौन सी युक्ति नहीं सुझाई है? देखिए, श्रीमती टाबा जी ने अवधारणा का निर्माण की युक्ति सुझाई है, दत्त व्याख्या की, सिद्धांतों का उपयोग की, लेकिन दत्त अवलोकन की विधि नहीं सुझाई है। इसलिए हमारा डी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि हल अर्थात बात करेंगे HBH की अधिगम प्रणाली के अंतर्गत निम्नांकित में से किसे अज्ञात चर माना गया था? ठीक है, तो हल अर्थात HBH की अधिगम प्रणाली के अंतर्गत जो है अज्ञात चर किसे माना गया था? पूर्व प्रबलनों की संख्या को अज्ञात चर माना गया था। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि हार्डवेयर उपागम का आधार है शैक्षिक विज्ञान, अप्लाइड इंजीनियरिंग, उपर्युक्त दोनों या शैक्षिक मनोविज्ञान? सभी कमेंट कीजिएगा, बेहतरीन प्रश्न पूछा गया है। देखिए, हार्डवेयर उपागम का आधार जो होता है एक अपने आप में टेक्नोलॉजी से संबंधित है, ठीक है। तो हार्डवेयर जो उपागम आधार होता है अप्लाइड इंजीनियरिंग का होता है। किसका होता है? अप्लाइड इंजीनियरिंग का होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो प्रत्येक शिक्षक बंधु भाई बहन कमेंट कीजिएगा। आपका प्रत्येक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है। आइए 2 प्रश्न और बचे हैं, इनको भी कंप्लीट करते हैं। इस अभ्यास प्रश्न पत्र प्रैक्टिस पेपर मॉडल पेपर को कंप्लीट करते हैं। फ्रायड की व्यक्तित्व संबंधी मनोविश्लेषणवादी धारणा के अनुसार निम्नांकित में से कौन सा मनो ऊर्जा का संसूचक है? अहम, इदम, परा अहम या मन का चेतन? तो आप सभी लोग जानते हैं जब भी फ्रायड महोदय जी की बात की जाती है, इद ईगो, सुपर ईगो या अहम, इदम, परहम की बात की जाती है। तो फ्रायड के व्यक्तित्व संबंधी मनोविश्लेषणवादी धारणा के अनुसार जो है मनो ऊर्जा का जो संसूचक होता है वह इदम होता है, ठीक है। इदम की बात करेंगे। जी हाँ, तीनों घटक सुसंगठित कार्य करते हैं जो व्यक्ति समयोजित कहा जाता है, और इनसे संघर्ष की स्थिति होने पर व्यक्ति असमयोजित हो जाता है। पहले की बात करेंगे इदम अर्थात ईद की बात करेंगे। यह होता है जन्मजात प्रकृति होती है, इसमें वासनाएं और दमित इच्छाएं होती हैं। ये तत्काल व सुख या संतुष्ट पाना चाहता है। यह पूर्णतः है अचेतन में कार्य करता है, यह पार्श्विकता का प्रतीक होता है। और दूसरा होता है अहम अर्थात ईगो। यह सामाजिक मान्यताओं व परंपराओं के अनुरूप कार्य करने की प्रेरणा देता है।
यह संस्कार, आदर्श, त्याग, बलिदान के लिए तैयार करता है। प्रश्न आ सकता है किसमें संस्कार, आदर्श, त्याग, बलिदान के लिए तैयार करने के लिए यहाँ पे प्रेरणा मिलती है? वह होती है आपके दूसरे अहम अर्थात ईगो की बात करेंगे। और प्रश्न आ सकता है देवत्व प्रतीक है, तो देवत्व प्रतीक आपका अहम जो दूसरा होता है ईगो, यह देवत्व प्रतीक माना जाता है, ये भी नोट कर लीजिएगा। तीसरा आपका आता है परा अहम अर्थात सुपर ईगो। यह इदम और पराहम के बीच संघर्ष में मध्यस्थता करते हुए इन्हें जीवन की वास्तविकता से जोड़ता है। अहम मानवता का प्रतीक है। प्रश्न आ सकता है मानवता का प्रतीक कौन है? ईगो, सुपर ईगो, पराहम। ठीक है, तो ईद ईगो सुपर ईगो, सुपर ईगो जो होता है ये आपके मानवता का पराहम है और इसका संबंध वास्तविक जगत से होता है, जिसमें अहम दृढ़ व क्रियाशील होता है, वह व्यक्ति संयोजन में सफल होता है। तो ईद ईगो सुपर ईगो को हमने डिटेल के साथ इसलिए पढ़ा, ठीक है, ईदम अहम पराहम को, क्योंकि इनसे रिलेटेड आपके एग्जाम पर प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं इस प्रश्न पत्र के 30वें प्रश्न की कि प्रक्षेपण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने किया है? एरिक्सन महोदय जी ने, फ्रायड जी ने, जीन पियाजे जी ने या थॉर्नडाइक महोदय जी ने किया है? सभी कमेंट कीजिएगा। देखिए प्रक्षेपण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने किया है? तो आप जानते हैं फ्रायड महोदय या फ्रायड मनोवैज्ञानिक की बात करेंगे। ठीक है, जो आपका प्रक्षेपण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सुप्रसिद्ध मनोविश्लेषणवादी सिगमंड फ्रायड महोदय जी ने किया है 1849 में। यह वह क्रिया है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं, इच्छाओं और संवेगों आदि का अन्य व्यक्तियों या बाह्य जगत के माध्यमों से सुरक्षात्मक रूप प्रस्तुत करता है। तो ये रहे दोस्तों महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। 30 में से आप लोगों का फीडबैक क्या है? इस प्रैक्टिस पेपर, अभ्यास प्रश्न पत्र, मॉडल पेपर पर आपका फीडबैक क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और अगली क्लास इसी तरह बेहतरीन तैयारी के लिए, बेहतरीन प्रैक्टिस पेपर के लिए चैनल से जुड़े रहिए, अपने टीटी परिवार, शिक्षकों के परिवार से जुड़े रहिए, आवर फैमिली से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर जाइएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि सारे यहाँ पे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और यूट्यूब भी दोस्तों यहाँ पे बहुत ही कम आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमें आपकी क्लास ही नहीं मिल पा रही, नोटिफिकेशन यूट्यूब की तरफ से आता ही नहीं है। ठीक है, तो आप जब भी आपको टाइम मिले तो चैनल को विजिट करें और वीडियो देखिए, अगर आपको आ गया हो तो ज़रूर देखिए। ठीक है, तो नोटिफिकेशन के लिए मत आप वेट कीजिए, चैनल को विजिट करें जब भी आपको बेहतरीन तैयारी। और आपको पता ही हमारा टाइमिंग 1 PM में, 4 PM एंड 8 PM, इतने में आपका हमारी 3 क्लास होती है और एक्स्ट्रा क्लास होती है, तो उसके लिए भी आप लोग चैनल विजिट करते रहते हैं। तो मैं आपके साथ जयसवाल सर जल्द मिलता हूँ अगले प्रैक्टिस सेट अगली क्लास पर। तब तक के लिए सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।